हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड में पूछे जाने वाले जीके जीएस से संबंधित 50 मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी सेकेंड क्लास है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एक उद्योग, बी है एक व्यापार, सी है एक व्यवसाय, डी है जीविकोपार्जन का एक साधन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारत में है कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन नंबर है हिंदी गौरव सम्मान, बी है भारत भारती सम्मान, सी है लोहिया साहित्य सम्मान, डी है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। और जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे। और अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार भारत का रूर क्यों जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें है अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पर, बी है घने जंगलों से ढका हुआ है, सी है खनिजों के भंडार हैं तथा अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है, डी है भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागौर पठार को भारत का रूर क्यों कहते हैं? इसका मेन रीजन है कि ये खनिजों के दृष्टिकोण से कह सकते हैं अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर ए संतुलित विकास के लिए, बी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, सी पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण है वो संतुलित विकास के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सभी के लिए कह सकते हैं हानिकारक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? तो जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची है उसके उपबंध में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें जो अनुसूची 5वीं और 6ठी है उसमें अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीएसटी होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका पूरा नाम। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें है कर की दरें बढ़ाना, कर की चोरी करना, कर चोरी को बढ़ावा देना, या केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाना, डी है एक समान कर प्रणाली को लागू करना। जो जीएसटी है ये क्या है? इनडायरेक्ट कर है। यह एक समान कर प्रणाली को देश में लागू करता है। ऑप्शन नंबर इसका उद्देश्य हो जाएगा डी ऑप्शन। वस्तु और सेवा कर जो है इसका मुख्य उद्देश्य एक समान कर प्रणाली को लागू करना। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अग्नाशय के मुख्य कार्य क्या है? अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य करना। जो अग्नाशय होता है वो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? एनएचआरसी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, बेंगलोर, कोलकाता या नई दिल्ली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। एनएचआरसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? एनसीआर में कौन शामिल नहीं है? दिल्ली शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, लेकिन एमपी का कोई विभाग एनसीआर में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर है, निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक स्कूलों में
स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा था। निपुण भारत मिशन के तहत 2025-26 तक निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया था प्राथमिक स्कूलों को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए कानून गो, बी तहसीलदार, सी जिलाधिकारी, डी है उप जिलाधिकारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जिलाधिकारी होता है वो जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? ऑप्शन नंबर ए होम मिनिस्ट्री, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 20। भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का कौन निर्वहन करेगा? अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उसकी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री संभालेगा या लोकसभा अध्यक्ष संभालेगा या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उसके राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? सेल का पावर हाउस है, और क्लोरोप्लास्ट का है यहाँ पर फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लारेज वक्र। लारेज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी की दर, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी आय एवं धन की असमानता, डी है औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लारेज वक्र है ये अर्थव्यवस्था में आय एवं धन की असमानता को मापता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कह सकते हैं वृद्धि का क्या कारण हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका हो जाएगा? CO2 गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का कारण CO2 गैस है। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत ग्रह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? जो ओबरा ताप विद्युत ग्रह उसको कोयला कहाँ से मिलेगा? झरिया से, बोकारो, रानीगंज या सिंगरौली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र। ओबरा ताप विद्युत ग्रह को कोयला सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी है, इनका संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर ए आगरा घराना, बी किराना घराना, सी बनारस घराना, डी लखनऊ घराना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, बी 1995, सी 2000 में, डी 2005 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना है उसकी स्टार्टिंग कह सकते हैं 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया है? लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, धारा 23। धारा 23 के तहत में जो है लेखपाल का उल्लेख है भू राजस्व अधिनियम 1901 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे, 55 नंबर है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो राष्ट्रपति हैं ये NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान में कौन NSA हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिन्हें बोलते हैं, वो अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अजीत डोभाल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में हो जाएगा। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पिछले वीडियो हमने बताया था कौन सा है, तो वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, और क्या है ये, इसे पूर्व अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है? तो अलीगढ़ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? निर्माता को, थोक व्यापारी को, विदेशी खरीदार को, या अंतिम उपभोक्ता को? तो जो फुटकर या खुदरा व्यापारी होते हैं वो अपने माल को अंतिम उपभोक्ता को सेल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार दोबारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें बीच में एन है, एन का मतलब होता है न्यूयॉर्क, तो यूएनओ हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 22 कब हुई है? ऑप्शन नंबर इसमें ए है 2013, बी है 2014, सी है 2016, डी है 2015। तो इसका राइट ऑप्शन है 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर या राजनाथ सिंह? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, ये व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के राइटर हैं। अगला प्रश्न है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम यानी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुजुर्गों को पेंशन, किसानों को बीज प्रदान करना, सी महिलाओं को सिलाई मशीन देना, डी मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2024। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2024 पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी? भारत की जो जनगणना है 1947 के बाद जो 2011 में हुई है वो 7वें नंबर की है। प्रश्न नंबर 10 है, अमीर खुसरो जिन्हें तूती हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि और संगीतकार थे? अमीर खुसरो ने 7 से अधिक कह सकते हैं सल्तनत कालों के, मतलब सल्तनत काल के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा हुआ है। तो अमीर खुसरो को गजल, कव्वाली आदि का जनक इन्हें माना जाता है। इन्होंने तूती हिंद की रचना की, तुगलकनामा की रचना की है, मियाँ उल फुतूह की रचना की है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रचना की है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ये किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अमीर खुसरो ने 7 से अधिक सल्तनत काल के सुल्तानों का काल देखा हुआ है। इन्हें तूती हिंद भी कहते हैं। इन्होंने गजल, खड़ी बोली, कव्वाली आदि की रचना भी की है। और ये किसके दरबारी कवि संगीतकार थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है अलाउद्दीन खिलजी, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि एवं संगीतकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान जो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे।
और यहाँ पर पूछा गया है प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष हैं BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी है जो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से बहती है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास। ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र। और नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। 1312 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली कह सकते हैं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये अरब सागर में मिल जाती है। और यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन भी नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा ही जो है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर आसपास है। ये जो इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और ये जो नर्मदा नदी है ये क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? भारत में जो सीमांत कृषि जोत का आकार का है किन्हें हम सीमांत कृषक बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हेक्टेयर से कम वाले, या 1 से 2 हेक्टेयर वाले, या 2 से 4 हेक्टेयर वाले किसान, या 5 हेक्टेयर से अधिक वाले किसान। तो सीमांत कृषक कौन होते हैं? सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम। वे किसान जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक बोलते हैं, या सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार भी बोल देते हैं कि 1 हेक्टेयर से अगर कम खेत है तो वो क्या होगा, सीमांत कृषि जोत के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, किसी देश के द्वारा कुल राजस्व कितना अर्जित किया गया और उसने कुल व्यय कितना किया। कुल राजस्व जो अर्जित किया जाता है उसमें उधारी को शामिल नहीं किया जाता है। आपने कितना राजस्व इकट्ठा किया है और टोटल उसका व्यय क्या है, उसका जो डिफरेंस होता है अंतर, वो राजकोषीय घाटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें है, राजकोष सरकार के द्वारा कुल राजस्व कुल व्यय के मध्य जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और कुल जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है, या जो हम उधारी लेते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? इबादत खाना किसने बनवाया था? बाबर ने, या हुमायूं ने, औरंगजेब ने, या अकबर ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो इबादत खाना है इसको 1575 ईस्वी में गुजरात में बनवाया था अकबर ने। जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर बनवाया था इबादत खाना अकबर ने 1575 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु का जो वेग है दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कॉमेरिन के नाम से जाना जाता है? केप कॉमेरिन किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, बी गुजरात, सी कन्याकुमारी, डी मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो केप कॉमेरिन है उसके नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, एक थोक व्यापारी किसके मध्य कड़ी का कार्य करता है? जो एक थोक व्यापारी होता है वो किसके मध्य कड़ी का कार्य करेगा? ऑप्शन नंबर ए है निर्माता और सरकार, बी निर्माता और सरकार और उपभोक्ता, सी है निर्माता और खुदरा विक्रेता, डी है उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो थोक व्यापारी होते हैं वो निर्माता और खुदरा विक्रेता के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं इसको कह सकते हैं, तो ये 1976 में हुआ था। इसमें भारतीय संविधान में
समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, गोकुल में, बरसाना में, वृंदावन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो लट्ठमार होली है ये यूपी के बरसाना में मनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कह सकते हैं पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, बी प्रयागराज विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका सब राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, यानी 1887 ईस्वी के आसपास की गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, इसे पूर्व का क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के द्वारा दी गई थी, जिसमें क्या है तत्वों को परमाणु क्रमांक या ये जो परमाणु संख्या है उसके रूप में व्यवस्थित किया गया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? 1757 के जो प्लासी युद्ध है उसमें कौन बंगाल का नवाब था? ऑप्शन नंबर इसमें सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी अलीवर्दी खान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सिराजुद्दौला था उस समय जो नवाब था बंगाल का, इसकी हार हुई थी 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? यूपी में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए जिलाधिकारी, बी है मंडल आयुक्त, सी है राजस्व परिषद का अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या है? राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका ए है 1990, बी है 1991, सी है 1992, डी है 1993। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, एनईएफटी क्या होता है और आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस तो आपने सुना होगा, रियल टाइम फंड ट्रांसफर। और ये क्या है एनईएफटी? एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर है इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मेशन, सी है नेशनल एलिमेंट्री फंड ट्रांसफर, डी है नेटिव इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो गिरफ्तारी के विरुद्ध है संरक्षण प्रदान करेगा? गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध कौन सा आर्टिकल संरक्षण प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर है 20, अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 है ये हिरासत या गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें कुछ हद तक संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का परसेंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 0.03%, बी है 0.93%, सी है 21%, डी है 71%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शुष्क वायु होती है, शुष्क वायु में ऑक्सीजन का परसेंट लगभग 21% होता है और नाइट्रोजन का लगभग 78% हो सकता है। और इसमें ऑक्सीजन जो है राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंट है शुष्क वायु में 21%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? यूपी का कौन सा जिला है जो हीरा प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है बांदा, बी ललितपुर, सी मिर्जापुर, डी प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है बांदा। बांदा हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कांच बालू पत्थर के लिए जो है प्रयागराज फेमस है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है बांदा। बांदा में क्या है? हीरा उत्पादन होता है कुछ मात्रा में।
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.